Hello students. So today I am here with another topic of economics and the topic is banks. Banks दो तरह के होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. Today we will be discussing about central bank. कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे. चलिए देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है. तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो और भी बैंक्स हैं ये सब हैं कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक एक ही होता है किसी भी कंट्री में. हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. चलिए देखते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है और इसके बारे में समझते हैं. What is a central bank? Central bank is the supreme monetary institution which is the apex of the monetary and banking structure of a country. Central bank basically supreme monetary institution है जो आप एक कह सकते हैं head है, supreme है, which is at the apex of monetary and banking structure. सबसे ऊपर होता है किसी भी banking structure में. मतलब जितने भी commercial banks हैं उनका head कौन होगा? Central bank होगा. It is the leader of the money market and as such it controls, regulates and supervises the commercial banks. वो सारा कंट्रोल रखता है कि कितना पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, कितने इंटरेस्ट रेट होंगे. इस सब को जो मनी मार्केट है वो रेगुलेट कौन करता है और सुपरवाइज भी करता है कमर्शियल बैंक्स को. कौन? सेंट्रल बैंक. It is the central monetary authority which manages the currency and credit policy. कितनी करेंसी आपको एक टाइम पे निकालनी है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी इकोनॉमी की, एंड मनी सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट, कितना सप्लाई हम मनी का करेंगे इकोनॉमी में, एक कंट्री में बेसिकली. तो ये सब गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ये किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का. और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Central bank. A central bank is a financial institution given privileged control over the production and distribution of money and credit for a nation or group of nations. In modern economics, the central bank is usually responsible for the formulation of monetary policy and regulation of member banks. वही जो भी मैंने बताया है, monetary policy को regulate करने में central bank responsible होता है. कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो सिम्युलसन ने डिफाइन किया है सेंट्रल बैंक एज अ बैंक ऑफ बैंकर्स. सारे बैंकों का एक बैंक है. क्यों है ये भी हम आगे समझेंगे. इट्स ड्यूटी इज टू कंट्रोल द मॉनेटरी बेस एंड थ्रू द कंट्रोल ऑफ हाई पावर्ड मनी टू कंट्रोल द कम्युनिटी सप्लाई ऑफ मनी. ठीक, आपको ये डेफिनेशन याद करनी होगी. डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, यहाँ पे और भी कई डेफिनेशन दी हुई हैं जिसमें डी कॉक से है, वेरा स्मिथ है और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा भी जो भी डेफिनेशंस गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है. यू कैन लर्न ऑल ऑफ दीज. मोर और लेस सबका मतलब यही है कि सेंट्रल बैंक एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है, एपिक इंस्टीट्यूट है, हेड है जो मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई ऑफ मनी और बाकी बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है. ठीक, अब समझते हैं सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के? सेंट्रल बैंक काम क्या करता है? सबसे पहला है सोल राइट ऑफ नोट इशू. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसके पास राइट है नोट इशू करने का? सेंट्रल बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो नोट होता है, जो रुपए है, जो नोट है, जैसे 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 2000 का नोट, अभी 1500 के नोट, 1000 का भी नोट चलता था, तो वो सब इशू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? राइट किसके पास था? सेंट्रल बैंक के पास था. अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपने वर्ड देखा, नोट लिखा है, करेंसी नहीं लिखा है. करेंसी में क्योंकि कॉइन्स भी आते हैं. क्या आते हैं? कॉइन्स भी आते हैं. और 1 रुपी नोट के बारे में अभी मैंने बात नहीं करी. तो कॉइन्स कौन करता है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को इशू करते हैं और 1 रुपी के नोट को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है. ओके, गवर्नमेंट इशू करती है. नेक्स्ट इसका क्या है? बाकी जो भी नोट्स हैं
वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी कॉइन्स और 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। नेक्स्ट इज बैंकर्स, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, गवर्नमेंट के लिए सब काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। थर्ड इज बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक का काम करता है। कमर्शियल बैंक्स यानी एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल बैंक नाम से भी एक बैंक है कमर्शियल बैंक। इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए ये बैंकर का काम करता है। अब बैंकर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे लिए, हम एज अ कस्टमर जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, अपना मनी डिपॉजिट करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। हम सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक में नहीं जाकर के अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक, हम जाएंगे कमर्शियल बैंक्स में। वैसे ही कमर्शियल बैंक्स कहाँ जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। चाहे वो लोन लेना हो, चाहे वो कुछ पैसे डिपॉजिट करने हो, तो कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। भाई कितना पैसा, इंटरेस्ट रेट कितना लगाना है, कितना क्रेडिट देना है, इस सबको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग एजेंट का काम करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हो? जब आखिर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब कहाँ पे जाते हैं हम? सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट रोल, डेवलपमेंटल रोल। कुछ ऐसे रोल होते हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। मान लेते हैं बैंक में कुछ डेवलपमेंट होना है, तो उस पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं। चलिए एक एक को समझेंगे। Bankers to the commercial bank. Central bank act as bankers bank in three capacities. It is the custodian of their cash reserve. Banks of the country are required to keep a certain percentage of their deposits with the central bank. कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक से जिनके पास हम लोग जाकर के अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वो लोग भी कुछ अपना परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, कुछ पैसा। And in this way, the central bank is the ultimate holder of the cash reserves of commercial banks. Ultimate holder कौन होता है कमर्शियल बैंक से कैश रिजर्व का? यही। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझेंगे। मान लेते हैं, जो हम बैंक के पास पैसा कैसे आता है? हम मान लेते हैं कि हमने पैसा अकाउंट में जमा किया, अपने कुछ हमने एफडीज लगा दी, टाइम डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो टाइम डिपॉजिट होता है, ये हम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए फिक्स कर देते हैं अमाउंट। अब वो हम दोबारा तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट लॉस होगा। तो अब यही पैसा बैंक क्या करती है? आगे लोन्स में प्रोवाइड करती है। ठीक, आगे जब ये लोन्स में प्रोवाइड करती है, तो मान लीजिए कि कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये जो बैंक्स होंगे, अगर मैं उनके पास जाऊं, टाइम डिपॉजिट है, मान लीजिए 5 इयर्स का टाइम डिपॉजिट मैंने करवा दिया, तो मुझे बीच में जरूरत पड़ी तो क्या बैंक में ना कर देगा मुझे? ऐसा नहीं है। लेकिन ये बैंक सोच के रखते हैं, मान के चलते हैं कि 5 साल में कोई पर्सन ये पैसा लेने नहीं आएगा, और ये आगे इसको लोन में बढ़ा देते हैं यही पैसा। बट मान लीजिए कि कोई बैंक को कोई देखने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, और जितना भी पैसा आया उसने सारा लोन में दे दिया। अब मुझे जब जरूरत पड़ी, मैं गई, भाई 5 साल के लिए मैंने टाइम डिपॉजिट लगाया था, बट मुझे अभी 2 ही साल के अंदर चाहिए, अब वो पैसा लाके कहाँ से देगा? तो इसलिए सेंट्रल बैंक के पास कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो रखते हैं, कि इमरजेंसी में अगर हमें कोई फंड्स की जरूरत हुई तो सेंट्रल बैंक से हम ले लेंगे। ठीक, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक कस्टोडियन है ऑफ देयर कैश रिजर्व। ठीक, कमर्शियल बैंक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। Whenever banks are short of funds, कभी कभी अचानक से कोई फंड्स की जरूरत पड़ गई बैंक्स को, जो कमर्शियल, जब भी हम बैंक्स की बात करें तो आप समझ जाइए कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं। दे कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड गेट देयर ट्रेड बिल डिस्काउंटेड। द सेंट्रल बैंक इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ टू द बैंकिंग सिस्टम। जब आखिर में हमें कहीं कोई मदद नहीं मिलती है, तो हम किसके पास जाते हैं? भाई हम सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो सेंट्रल बैंक हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। इट एक्ट एज अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर।
Its moral persuasion is usually very effective so far as commercial banks are concerned. मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक में कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एनपीए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब कि लोन है जो अब तक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लोन जो था वो 2 साल के अंदर रीपे हो जाना चाहिए था, बट वो अब तक हुआ नहीं, तो हमें क्या करना है भाई, सेटलमेंट करवाना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो आपको एडवाइस प्रोवाइड करेगा, मॉरल परसुएशन देगा कि भाई आपको इस तरह से मतलब लोन को रीपे करवाना है, मतलब वापस लेना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एडवाइजरी जारी होती है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, इस तरह की एडवाइजरी आरबीआई वो करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। ये सब क्या है, मॉरल परसुएशंस है, ठीक है। Control Controller of credit. Central bank control credit and money supply through its monetary policy. भाई अगर मान लीजिए कि आरबीआई के पास पूरी राइट है कि वो नोट इशू कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम क्या करें भाई, सीधे हम जो भी पैसा है वो हम नोट छाप दें और मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दें। और लेमैन तो यही कहेगा, कि जो आम आदमी वो यही कहेगा कि भाई नोट छापो, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा नोट आएंगे और हम सारी चीज़ें खरीद लेंगे। बट ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है ये चीज़, हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी कहीं ना कहीं प्राइजेस हाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, कम है, ठीक। तो क्या होता है, जो मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल करने में भी सेंट्रल बैंक बहुत मदद करता है। करेंसी और क्रेडिट। सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स एंड देयरबाय कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ करेंसी। भाई कितनी हमें करेंसी इशू करनी है, कितनी हमें वापस ले लेनी है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। Then clearing agent. Banks receive checks drawn on the other banks from their customers, which they have to realize from drawee banks. Similarly, checks on a particular bank are drawn and passed into hands of the other banks, which have to realize them from the drawee bank. Independent and separate realization to each check would take a lot of time, and therefore central bank provides clearing facility. That is, facilities for banks to come together every day and set off their checks claims. अब जैसे मान लीजिए कि मेरा एक चेक है एसबीआई का, जो मैंने ट्रांसफर किया आपके बैंक अकाउंट में, जो कि लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है। तो मेरे बैंक से आपके बैंक में वो चेक जा रहा है, तो वो क्लियर कैसे होगा जल्दी जल्दी? तो इसमें क्लियरिंग एजेंट का काम करता है कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक। उसने अब अगर यही चीज, अगर कोई एक क्लियरिंग एजेंट ना हो भाई, कि एक वो देख रेख कर रहा है कि हाँ यहाँ से पैसा सही से जा रहा है कि नहीं, वहां से पैसा सही से आ रहा है कि नहीं, अगर ना हो तो इतने सारे बैंक्स आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चल पाएंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। Development role. Central bank plays important role in development of the nations by making lucrative but control policy to control inflation rate. भाई inflation rate अगर सही रहेगा तभी policies अच्छे से बन पाएंगी, तभी development हो पाएगा। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा पैसा जा रहा है, टैक्सेशन बहुत बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। इसलिए सेंट्रल बैंक एक बहुत चेक रखता है हर चीज़ों पर, ठीक है। अदर फंक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ डेटा, अगर कोई डेटा पब्लिश करवाना है, इशूइंग लाइसेंस टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक्स। कौन बैंक को, मान लीजिए मैं एक नया बैंक खोलना चाहती हूँ, तो मैं किसके पास जाऊंगी लाइसेंसिंग के लिए, सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब में भी सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है ये भी हमको समझने की जरूरत है। मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले बैंक, हम दो तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है, मेजर कर सकते हैं हम, मनी टर्म्स में बात करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब क्या है, ये क्वालिटेटिव है। इसमें कोई आपको मनी से रिलेटेड नहीं होता है। एक एक करके हम और भी आगे समझेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, ठीक। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल क्रेडिट, मान लीजिए कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक, मार्केट में मनी की, तो हमें कुछ कंट्रोल करना है सेंट्रल बैंक को, इट विल रेज द बैंक रेट को ये क्या बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट द मार्केट रेट एंड अदर लेंडिंग रेट इन द मनी मार्केट विल गो अप। ठीक, क्या होगा इससे, कोई भी और भी लेंडिंग रेट्स होंगे, लोन क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। बोरोइंग विल बी डिस्करेज्ड, क्या हो जाएगा, बोरोइंग क्या हो जाएंगी, डिस्करेज हो जाएगी। भाई अब बैंक रेट बढ़ा दिए गए हैं, अब मुझे और बोरो नहीं करना है, बोरो करोगे पैसा आपके हाथ में ज्यादा आएगा, आप ज्यादा स्पेंड करोगे। अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रेट, लेंडिंग रेट्स, ये सब बढ़ जाएंगे, ठीक। अब भाई मान लीजिए लोन के रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो क्या आप बोरो करने जाओगे, वहां पर नहीं करने जाओगे। द रेजिंग ऑफ बैंक रेट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो भी क्रेडिट, मान लीजिए बाजार में क्रेडिट बहुत बढ़ गया है, लोन बहुत बढ़ गए, अब उसको रीपे भी करना होगा ना, जितने मतलब हर कोई आके लोन लिए जा रहा है, हर कोई आके लोन लिए जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। Open market operation. This method of credit control is used in two sense. In narrow sense में क्या होता है? The central bank starts the purchase and sale of government securities. धीरे धीरे क्या करता है सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट की कुछ जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको क्या करने लगता है, बेचने और खरीदने लगता है इन द मनी मार्केट। बट इन द ब्रॉड सेंस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक परचेजेस एंड सेल नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज but also other proper and eligible securities like bills and securities of private concerns। ठीक, बेसिकली ओपन मार्केट में क्या हो रहा है, परचेज और सेल ज्यादा होने लग रहा है, ठीक। जब मान लीजिए परचेज होने लगा, मान लीजिए गवर्नमेंट परचेज करने के लिए परचेज करने लगी, आपके पास जितने भी बिल्स हैं, जितने भी आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, वो परचेज करने लगी, भाई वापस दो हमें। जब आप वापस दोगे तो क्या होगा, मतलब इससे कंट्रोल आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, देखिए अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर रही है, सेल कर रही है, मान लीजिए मैं आपको मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटीज बेच रही हूँ, तो क्या होगा, आप मुझे पैसा दोगे, लेकिन परचेज करूंगी तो मैं आपको पैसा दूंगी। तो आप समझ पा रहे होंगे इकोनॉमी किस तरह से चलती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई किस तरह से मैनेज होता है, और उसी की वजह से डिमांड और सप्लाई में भी आप डिमांड और सप्लाई बेसिकली क्या, इन्फ्लेशन में आप चेंजेस देख पाएंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अब दो तरह के रेशियोज होते हैं, स्टैट्यूटरी और कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्लोज एट द क्लोज ऑफ बिजनेस एवरी डे अ मिनिमम पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड एज लिक्विड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। हर एक बैंक को, कमर्शियल बैंक को ये मेंटेन करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्या, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के हिसाब से कुछ, मतलब जैसे मान लीजिए कि हर दिन कितनी टाइम डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं लोग खुलवाने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए या उसको बंद करने के लिए, हर दिन आपके पास कितने लोग आ रहे हैं कैश निकलवाने के लिए, उस बेसिस पर आपको कुछ रेशियो मेंटेन करके रखना होगा। किस चीज का रेशियो, कैश का रेशियो अपने पास, हर बैंक को ये मैंडेटरी है, ठीक। अब मान लीजिए कि सारा वो लोन पे उठा करके दे दे, या मान लीजिए सेंट्रल बैंक के पास भी रखवा दे, तो तुरंत का तुरंत सेंट्रल बैंक के पास से कैसे लेने आएगा। तो कुछ अमाउंट अपने हिसाब से, आप आपके बैंकिंग में किस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है अपने पास, ठीक, इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड unencumbered approved securities. The ratio of liquid assets to demand and time deposit is known as statutory liquidity ratio (SLR). RBI is empowered to increase this ratio up to 40%. मतलब RBI चाहे तो 40% तक, 40% तक इसका रेट बढ़ा सकता है।
An increase in SLR also restricts the bank's leverage position to pump more money into economy. Basically, अगर मान लीजिए कि RBI ये कह दे कि नहीं, आपको अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत हाई करके रखना है, ठीक, मतलब ज्यादा रेट बढ़ा दे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब आप ज्यादा पैसा आगे बढ़ा नहीं सकते, दे नहीं सकते, ठीक। ओके, आप आगे पैसा और लोन में या कहीं दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अभी उतना परसेंटेज अपने पास रखना ही रखना है पैसा, ठीक। नेट डिमांड लायबिलिटीज, बैंक अकाउंट्स फ्रॉम विच यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम लाइक योर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नेट डिमांड लायबिलिटीज क्या होती है? मैंने बोला ना, आपके पास अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, अब आप मान लो 10 दिन बाद जा रहे हो, भाई मेरी सैलरी आई होगी, तो आपको उसको निकालना है। अब अगर जो आपके अकाउंट में पैसा है वो सारा का सारा अगर बैंक उठा करके दे लोन में, तो फिर आपको कैसे मिलेगा पैसा, ठीक। टाइम लायबिलिटीज क्या होती है? वही टाइम डिपॉजिट, आपकी फिक्स डिपॉजिट जो हो गई, ठीक। इन सब का रेशियो मिला करके वो सेंट्रल बैंक देखेगी, आरबीआई देखेगी, उस हिसाब से वो रेशियो सेट कर सकती है, वो परसेंटेज सेट कर सकती है। सेकेंड इज कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. Under this system, the central bank controls credit by changing the cash reserve ratio. Under this method, all commercial banks and cooperative banks are supposed to keep some part of their deposit with RBI. Statutory liquidity ratio में अपने पास उसको रखना था. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उसको RBI के पास रखना है कुछ परसेंटेज, ठीक. If this rate goes higher, it shrinks credit in the market. फिर क्रेडिट कम हो जाएगा. अगर ये हाई कर दिया RBI ने कि भाई अब आपको, मान लीजिए आप 10% तक अभी आप रख रहे थे RBI के पास, अब आप 20% रखोगे तो आपको ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा. अब आप पैसा ज्यादा लोन के टर्म्स में नहीं दे सकते हो. If it increases, it reduces credit in market. Okay. क्वालिटेटिव मेथड की बात करें, अब क्या होता है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास. क्रेडिट कोटास सेट कर दिए फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक. मतलब क्या कि अगर आप लोन ले रहे हो स्मॉल फंड, मतलब आपका स्मॉल बिजनेस है तो इसके लिए आपको इतना ही लोन मिलेगा. अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको इतना ही क्रेडिट मिलेगा, इतना ही लोन मिलेगा, इतना परसेंट, विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी. स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? अब मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा एक सैलून है, मान लीजिए मेरा एक सैलून है, मुझे क्या पता या आरबीआई को क्या पता कि वो आप कहाँ, मतलब जहाँ पे वो खुल रहा है उसकी कितनी मतलब वो किस लेवल तक चल पाएगा. अगर नहीं पता है किसी को तो वो क्या करेगा? भाई आपको लोन चाहिए, बिल्कुल चाहिए आपको लोन, बट हम एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे, ठीक. ये होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक. Margin requirement. The practice of margin requirement is adopted by all the bankers to determine the loan value of collateral security offered by the borrower. 120 at 20% margin requirement, that is 120 minus 24, that is 96, and the maximum of loan of 96 can be granted on the security by a commercial bank. Collateral security क्या होती है? भाई गिरवी रखा. आपने गिरवी जो रखा है, कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना. जैसे आपने लैंड गिरवी रख ली, आपको लोन चाहिए, आप जा रहे हो लैंड गिरवी रख रहे हो, अपना सोना गिरवी रख रहे हो, अपने शॉप के पेपर्स गिरवी रख रहे हो, तो उस बेसिस पर आपको कितना मार्जिन मिलेगा, उस गिरवी रखे हुए सामान पर कितना लोन मिलेगा, तो ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? is designed to check the flow of credit for consumer durable goods. This can be done by regulating total volume of credit that may be extended for purchasing specific durable goods and regulating the number of installment through which loan can be spread. Central bank uses this method to restrict or liberalize loan condition according to stabilize the economy. अब जैसे मान लीजिए कोई ड्यूरेबल गुड्स है जिसको लेने के लिए आप EMI लेना चाहते हो, तो भाई अब आप कितने इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हो, ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये सब सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, ठीक. कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स.
अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक इशू फ्रीक्वेंट डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स। डायरेक्टिव मतलब आपको रूल एक दे दिया, ठीक है, डायरेक्शंस दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को। दीज डायरेक्टिव्स गाइड कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं, गाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को इन फ्रेमिंग देयर लेंडिंग पॉलिसी। ठीक, थ्रू अ डायरेक्टिव the central bank can influence credit structures, supply of credit to certain limit for a specific purpose. The RBI issues directives to commercial banks for not lending loans to speculative sector. ये क्या करता है RBI, ये डायरेक्शन देता है कमर्शियल बैंक को, क्या, कि आप ऐसी जगह पे लोन ना आगे भेजिए जहां पर स्पेकुलेशन है, सच एज सिक्योरिटीज, ठीक, एक्सेट्रा बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज्यादा आप वहां पैसा मत दीजिए जहां पर स्पेकुलेशन हो, जहां पर कोई भी चीज को समझने में कोई भी पता नहीं आगे मुझे वो पेमेंट वापस होगा कि नहीं होगा, ठीक, ये समझने के लिए हमें दिक्कत हो। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी करता है सेंट्रल बैंक किस तरह से, दिस इज येट अनदर मेथड ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थ्रू सेंट्रल बैंक पब्लिशेस वेरियस रिपोर्ट्स स्टेटिंग what is good and what is bad in the system. RBI publicity करता है through advertisement. The published information can help commercial banks to direct credit supply in desired sectors. Through its weekly and monthly bulletins, the information is made public and banks can use it for attaining goal of monetary policy. ठीक, हर दिन वो बताएगा कि भाई आजकल ये सेक्टर डाउन चल रहा है, ये सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादा अच्छा चल रहा है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, जैसे इंडस्ट्री हो गई। तो ये सब क्या करता है आरबीआई, ये जो डेटा कलेक्ट करता है उसके थ्रू पब्लिसिटी करता है। नेक्स्ट इज moral suasion. It implies to pressure exerted by the RBI on the Indian banking system without any strict action for compliance of the rules. It is suggestion to banks. Moral suasion क्या है, एक suggestion है banks को। It helps in restraining credit during inflationary period. आपके ऊपर कोई compliance नहीं होगा, अगर आपने कोई लोन दे दिया 20% पर तो आपको कोई आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट आपको प्रेशर कर रहा है आरबीआई कि नहीं भाई इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है और आपको अभी नहीं करना चाहिए। इट हेल्प्स इन रिस्ट्रेनिंग क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड्स। कमर्शियल बैंक्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को बुलेटिन के थ्रू पब्लिश कराएगा और वो इससे ये पता चलेगा कि हर कमर्शियल बैंक्स को कि सेंट्रल बैंक के एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। अंडर moral suasion, central banks can issue directives, guidelines and suggestions for commercial banks regarding reducing credit supply for speculative purpose. ठीक, थैंक यू, होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, एंड होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।